तो आइए अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के कुछ रिजल्ट्स को जान लेते हैं। सम रिजल्ट्स ऑन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। लेट Fn कन्वर्जिंग टू F यूनिफॉर्मली ऑन A। देन पहला रिजल्ट, लिमिट Fnx इज इक्वल टू लिमिट Fx फॉर ऑल A बिलोंगिंग्स टू A डैश, मतलब डेराइव्ड सेट ऑफ A, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, दैट इज लिमिट इज प्रिजर्व अंडर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। सेकेंड वन, if Fn is continuous on A for all n belonging to natural number, मतलब सारे के सारे Fn अगर कंटिन्यूस हैं A पे, देन F इज आल्सो कंटिन्यूस ऑन A। ये रिजल्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। ए ऑप्शन को डिस्कार्ड करने के लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कि आइए पिछले वाले एग्जाम्पल में हम लोग जाते हैं, पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल था Fn x इक्वल टू एक्स टू द पावर n। तो किसी भी n के लिए a एक पॉलिनोमियल है तो ये कंटिन्यूस होगा पूरे r पे, लेकिन ये कन्वर्ज कर रहा था fx पे, पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा था। और fx क्या है? fx है 0, x इज नॉट इक्वल टू 1, 1 x इज 1, मतलब ये एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो यहीं से पता चलता है कि ये कभी भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर सकता है f पे। तो ये रिजल्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। और इसके बाद तीसरा रिजल्ट है रीमान इंटीग्रेबिलिटी पे। रीमान इंटीग्रेबिलिटी प्रिजर्व्स अंडर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, मतलब अगर अंदर वाला फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है तो हम लोग लिमिट को अंदर लेके जा सकते हैं। ऐसे किसी भी रैंडम फंक्शन में हम लोग अंदर लेके नहीं जा सकते। तो आइए थर्ड रिजल्ट पे बेस्ड एक एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है, बड़े ही ध्यान से समझिएगा तब जाके समझ में आएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ, लेकिन आपको पूरे अटेंशन के साथ ही से देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। तो Fn है 0 से 1 से R पे फंक्शन डिफाइन है, और Fnx किस तरीके से है? 1 फॉर x बिलोंगिंग्स टू 0, 1 बाई n फैक्टोरियल, 2 बाई n फैक्टोरियल, अप टू n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल इक्वल टू 1, और 0 एल्स। तो अगर हम Fnx को देखें तो Fnx कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है? किसी भी n के लिए ये जो सेट है, इस सेट को मैं डिफाइन कर लेता हूँ। मान लो इस सेट को मैं बोल लेता हूँ an क्या है? 0, 1 बाई n फैक्टोरियल, 2 बाई n फैक्टोरियल, अप टू n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल इक्वल टू 1। तो a1 क्या हो जाएगा? जस्ट देखने के लिए a1 हो जाएगा हमारा 0, 1, a2 हो जाएगा 0, 1/2 फैक्टोरियल, 2/2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल यहीं होता है तो यहीं तक आएगा 3, बस यहाँ तक। और अगर a3 देख लेते हैं, बस एक और देखेंगे, इसके अलावा नहीं। 1/3 फैक्टोरियल, 2/3 फैक्टोरियल, 3/3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6 होता है, तो 6 तक चलेंगे हम लोग। 3/3 फैक्टोरियल, 4/3 फैक्टोरियल, 5/3 फैक्टोरियल, 6/3 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। इसको और अच्छे से अगर लिखें तो a3 क्या हो रहा है? a3 हमारा हो रहा है 0, 1/3, 2/3, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6 इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमारे an डिफाइन है। ये किसी भी n के लिए हमेशा फाइनाइट है। तो हम देखें तो Fnx जो है वो डिसकंटिन्यूअस है केवल फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पे। Fnx इज डिसकंटिन्यूअस ओनली ऑन फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। और रीमान इंटीग्रेबिलिटी का एक रिजल्ट है अ फंक्शन विच इज डिसकंटिन्यूअस ओनली ऑन फाइनाइटली मैनी points. A function which is discontinuous on finitely many points is always Riemann integrable। तो हमारा Fnx क्या हो जाएगा? Fnx
इज रीमान इंटीग्रेबल फॉर ऑल n बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सारे n के लिए हमारा fnx रीमान इंटीग्रेबल है। अब आइए इसकी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट देखते हैं, एक कन्वर्ज कहाँ करता है, f पहले फाइंड करते हैं। तो पहले हम लोग अल्फ़ा इजक्वल टू 1 ले लेते हैं। तो अल्फ़ा इजक्वल टू 1 हमेशा ऊपर बिलोंग करेगा, तो एफ एन अल्फ़ा हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इजक्वल टू 1 है तो ये 1 हो जाएगा, मतलब एफ एन 1 गोज टू 1। और अल्फ़ा अगर हम लोग 0 भी लेते हैं तो भी यही होगा, यहाँ पर 0 भी हमेशा उसी में बिलोंग करेगा। तो 0 और 1 के लिए तो ये हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं अल्फ़ा बिलोंगिंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट अंडर 0,1, 0,1 के बीच में जितने इरेशनल हैं उस पे। तो अगर हम लोग इरेशनल देखें, ये सारे के सारे रेशनल्स हैं, तो इरेशनल हमेशा यहाँ पर होगा, मतलब सारे ऐसे अल्फ़ा के लिए एफ एन अल्फ़ा जो होगा 0 होगा हमेशा, मतलब एफ एन अल्फ़ा गोज टू 0 फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंगिंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन 0,1। अब हम लोग रेशनल्स पे आते हैं। अल्फ़ा मान लीजिए कोई क्यू है, इंटरसेक्शन ओपन इंटरवल ले लेते हैं 0 से 1, क्योंकि हमने 0 और 1 पे तो निकाल लिया है। तो अब 0 से 1 ओपन इंटरवल पे देखते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा इजक्वल टू पी बाई क्यू, जहाँ पे p और q दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे, ठीक है। और क्योंकि ये 0 से 1, 1 से 0 के बीच में है, तो हमेशा p जो होगा वो q से छोटा होगा, और 1 नहीं, इसलिए बराबर कभी नहीं हो सकता, q से हमेशा छोटा ही होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से a क्यू फैक्टोरियल, सेट ए क्यू फैक्टोरियल फाइंड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 बाई क्यू, ए क्यू फैक्टोरियल नहीं, ए क्यू लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 1 बाई क्यू फैक्टोरियल, 2 बाई क्यू फैक्टोरियल, 3 बाई क्यू फैक्टोरियल अप टू क्यू फैक्टोरियल बाई क्यू फैक्टोरियल इजक्वल टू 1। तो ध्यान से देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि p बाई क्यू बिलोंग करेगा ए क्यू में, ये मेरा क्लेम है। मैं इसको शो करूँगा अभी कि p बाई क्यू ए क्यू में बिलोंग करेगा। अब वो कैसे बिलोंग कर रहा है, ऐसे डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा है उसमें बिलोंग करते हुए, लेकिन अगर ध्यान से देखें हम लोग, देखिए p हमारा लेस देन है q से। अब इसमें हम लोग दोनों तरफ q माइनस 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, q माइनस 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, q इंटू क्यू माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, अब ये हो जाएगा p इंटू क्यू माइनस 1 फैक्टोरियल, लेकिन ये बन जाएगा q फैक्टोरियल। तो इससे क्या पता चला, p इंटू क्यू माइनस 1 फैक्टोरियल इज लेस देन क्यू फैक्टोरियल। और यहाँ पर देखिए, ये जो है 0 फिर 1 2 3 अप टू क्यू फैक्टोरियल है, और p माइनस क्यू माइनस 1 फैक्टोरियल इनके कहीं बीच में है, क्योंकि इससे छोटा है, और ऑब्वियस सी बात है 0 से बड़ा है, क्योंकि दोनों ही 0 से बड़े हैं। तो इसी में कहीं पर ए पॉइंट आ जाएगा p क्यू माइनस 1 फैक्टोरियल बाई क्यू फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा, q माइनस 1 फैक्टोरियल q माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p बाई क्यू। तो मैंने ये शो कर दिया कि p बाई क्यू जो होगा ए क्यू में बिलोंग करेगा। अब मैं ये शो करूँगा कि ये सिर्फ ए क्यू में ही नहीं, वो सारे ए एन में बिलोंग करेगा जो कि क्यू से बड़े होंगे। तो मैं ये अब शो करूँगा कि p बाई क्यू बिलोंग्स टू ए एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू। क्यू के लिए तो हम लोग देख चुके हैं, अब आइए इसके लिए देखते हैं।
तो P इज ग्रेटर देन Q, सॉरी यहाँ पर P इज लेस देन Q इज लेस देन इक्वल टू N, दैट सिंप्लाइज P इज लेस देन इक्वल टू N। अब देखिए तो हमारा An क्या होगा, An हमारा होगा 1 0 1 बाई N फैक्टोरियल 2 बाई N फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू N फैक्टोरियल बाई N फैक्टोरियल इक्वल टू 1। अब P हमारा N फैक्टोरियल से छोटा है और हमें लाना क्या है, हमें दिखाना है कि P बाई Q इसमें बिलोंग करेगा। अब देखिए N हमारा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू Q है, ठीक। तो मतलब N फैक्टोरियल में Q कहीं ना कहीं तो बिलोंग करेगा। N फैक्टोरियल क्योंकि 1 से लेके N तक है और Q जो है N के बराबर या N से छोटा है, तो N फैक्टोरियल के बीच में कहीं ना कहीं तो होगा। जैसे 1 N फैक्टोरियल क्या होगा 1 2 3 अप टू जाएंगे N तक, और Q नेचुरल नंबर है और N से छोटा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं Q होगा। तो अगर हम लोग Q से N फैक्टोरियल में डिवाइड करते हैं तो ये भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, समझ रहे हैं। क्योंकि Q इसमें है तो ये कट जाएगा और ये पूरा नेचुरल नंबर में बिलोंग कर जाएगा। तो इसको हम लोग कह लेते हैं, मान लीजिए M बोल देते हैं इसको। तो यहाँ से पता चलता है N फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं Q इंटू M, और Q और M दोनों, Q तो पहले से ही हमें पता है नेचुरल नंबर में है, M भी नेचुरल नंबर में है। और यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चलती है, वो ये कि M जो होगा वो छोटा होगा या तो बराबर हो सकता है N फैक्टोरियल के। तो इससे क्या पता चलता है, यहाँ पे अगर हम लोग P से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो PM इज लेस देन इक्वल टू N फैक्टोरियल, और सॉरी यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं, हम देखिए PM इज लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि Q हमारा P से बड़ा है तो QM और यहाँ पे जो इक्वलिटी नहीं होगी ये स्ट्रिक्टली लेस देन होगा, क्योंकि P जो है स्ट्रिक्टली लेस देन है Q से, और यहाँ पे भी स्ट्रिक्टली लेस देन होगा। तो ये जो हमारा हो जाएगा PM इज स्ट्रिक्टली लेस देन QM, और QM हमारा क्या है N फैक्टोरियल, ठीक है। तो मतलब PM जो होगा, ध्यान से समझिएगा, AN में PM बाई N फैक्टोरियल भी यहाँ कहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली लेस देन है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो PM को बिलोंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 से लेकर पूरा N फैक्टोरियल तक जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं PM होगा और नीचे N फैक्टोरियल। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई है, यहाँ पे क्या है PM बाई N फैक्टोरियल, और ये है PM, हमारा N फैक्टोरियल कितना है QM, MM कैंसिल, तो ये हो गया P बाई Q। तो इससे अब हम लोग क्या समझे कि किसी भी अल्फ़ा के लिए अल्फ़ा बिलोंगिंग्स टू Q इंटरसेक्शन 0, 1, तो उसके लिए अल्फ़ा बिलोंग कर जाएगा AN में फॉर ऑल N ग्रेटर देन इक्वल टू Q, वेयर अल्फ़ा इक्वल टू P बाई Q। अल्फ़ा को हम P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मतलब और इससे क्या पता चलता है, FN अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें आ रहा है तो 1 हो जाएगा, FN अल्फ़ा इक्वल टू 1 फॉर ऑल N ग्रेटर देन इक्वल टू Q एंड फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंगिंग्स टू Q कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन 0, 1। तो इससे क्या पता चलता है, FN अल्फ़ा इवेंचुअली गोज टू 1, तो दिस
is converging to 1 for all alpha belongs to q intersection 0, 1। तो इससे हमारा फंक्शन क्या डिफाइन होता है, एफ, जहाँ पे कन्वर्ज, हर पॉइंट पे हमने देख लिया कन्वर्ज कर रहा है तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। तो और एफ क्या होगा, एफ एक्स हमारा हो जाएगा, अगर हमने 1 और 0 पे 1 निकाला था लिमिट, और इरेशनल पे 0 और रेशनल पे 1, तो सारे ही रेशनल्स पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, सारे रेशनल फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू क्यू इंटरसेक्शन 0, 1 पे डिफाइन है। और 0 हो जाएगा एक्स बिलोंगिंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन 0, 1। और ये स्पेशल फंक्शन है और हम सभी इसका नाम जानते हैं, इसे बोलते हैं डिरिचलेट फंक्शन, और इसके बारे में इतना हम लोग जानते हैं कि डिरिचलेट फंक्शन इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको रिजल्ट के तौर पे याद कर लीजिए, डिरिचलेट फंक्शन इज ऑलवेज नॉट रीमान इंटीग्रेबल। और हमने यहाँ पर निकाला था कि एफ एन इज रीमान इंटीग्रेबल फॉर ऑल एन, और हमारा जो पॉइंट वाइज लिमिट जो है एफ, वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। और हमारा रिजल्ट 3 कहता है रीमान इंटीग्रेबिलिटी प्रिजर्व्स अंडर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, मतलब एफ को भी रीमान इंटीग्रेबल होना चाहिए था, जो कि है नहीं। मतलब इससे पता चलता है कि एफ एन जो है, एफ एन गोज टू एफ ऑन 0, 1 पॉइंट वाइज बट नॉट यूनिफॉर्मली, तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और डिफरेंशियबिलिटी के रिलेशन के बारे में, और दिनीज टेस्ट, वेयरस्ट्रास एप्रोक्सीमेशन थ्योरम के बारे में, और कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो अभी तक, ये क्वेश्चन या कहीं पर भी, तो आप उसे हमें कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द।